मैं गजानंद वर्मा कक्षा 12 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी पुस्तक सर्जन पाठ 15 लेखकार उपेंद्रनाथ आस्के टॉपिक तौलिया पार्ट 3। तो हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से पीछे टॉपिक में चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से उसी और नीमू का नाम लेते ही मधु चिढ़ जाती है, लेकिन वे तो बच्चियां थी और मधु भी उनकी बातें छेड़ देता है, जो कि वसंत जब उनकी बातें छेड़ता है तो मधु को बुरा भी लगता है, किंतु उन्होंने अपनी बात को जारी रखा। एक दूसरे पर विश्वास भी करते हैं, लेकिन झगड़ा सिर्फ मात्र सफाई को लेकर होता है। वो थोड़े आलसी थे, भूल जाते थे, और जैसे ही वो थोड़ी बहुत गलतियां करते, वसंत गलती करता तो मधु वो उनकी गलतियों पर कटाक्ष करने लग जाती और आपस में एक दूसरे के प्रति झगड़ा हो जाता। अब देखिए पार्ट 3 के अंदर मधु परले सिरे की अशिष्ट और असभ्य, मधु ने कहा कि उसी के बारे में कहा परले सिरे की अशिष्ट और असभ्य लड़की है। मदन की वर्षगांठ के दिन वे सब आए थे। निम्मो इतनी चंचल लड़की है, पर वह तो बैठे गई। एक और वह नवाबजादी सैंडल समेत आ बैठी मेरे सामने टांगे पसारी। कहने का मतलब मधु ने उसे निम्मो की चर्चा और करते हुए कहा कि दूसरे सिरे की, अर्थात उसमें शिष्टाचार नहीं है, अशिष्ट है। और मदन की वर्षगांठ पे जब आए थे तो उन्होंने क्या किया, वो चंचल है मानती हूँ, लेकिन वह क्या कि सैंडल समेत आकर के बैठ गई और उसके गंदे सैंडल मेरी साड़ी के बिल्कुल समीप आ गए। आप इस शिष्टाचार को, आप इस अशिष्टता को शौक से पसंद करें, मैं तो इसे कदापि पसंद नहीं कर सकती, जिसे बैठने उठने और बोलने का सलीका नहीं, बोलने का तरीका नहीं। वह मनुष्य क्या पशु है। अर्थात उन्होंने शिष्टाचार की बात को थोड़ा आगे बढ़ा दिया और शिष्टाचार की बातें करते करते उन्होंने कहा जिनको बोलने का सलीका नहीं है, बैठने का सलीका नहीं है, जिसमें शिष्टाचार नहीं है, वह मनुष्य क्या, वह तो पशु के समान है। जैसे ही उन्होंने पशु के समान वो बातें बताई तो उससे क्या है कि वसंत चिढ़ जाता है और उन्होंने सारी चीज़ें अपने आप पर ले ली कि आपने मुझे पशु कहा। इस तरह से क्या है कि एक दूसरे में झगड़ा और बढ़ जाता है। इस बात को सुनने के पश्चात वसंत ने गरज कर कहा, पशु? तो तुम मुझे पशु समझती हो? तुम मनुष्य की प्राकृतिक भावनाओं को बांध कर रखना चाहती हो, कठिन सिद्धांतों की बेड़ियों में, ताकि उसकी रूह ही मर जाए। मुझे ये सब पसंद नहीं है और इसलिए तुम मुझसे घृणा करती हो। तुम्हारी इस विषाक्त हंसी में मैं जानता हूँ कितनी घृणा छिपी है, और मुझे डर है कि किसी दिन मैं सचमुच पशु न बन जाऊँ। अभी मेरा जी चाहता है कि इस जलील से तौलिए को उठाकर बाहर फेंक दूँ, और मेरा जी चाहता है कि मैं तुम्हारी इस हंसी का गला घोट दूँ। घृणा, तुम मेरी हर बात से घृणा करती हो, मुझे पशु समझती हो। कहने का मतलब मधु ने तो सफाई से संबंधित बातें करते हुए उसी और नियमों की बातें की थी, किंतु वसंत उसे चिढ़ गया और उन्होंने कहा कि आपको मेरी हर बात से घृणा है, मुझे सभी पशु समझती हो, और कहा ये जलील सा, ये बुरा सा तौलिया है, इसके कारण आप और मेरे बीच में झगड़ा हुआ है, इस जलील से तौलिए को मैं बाहर फेंक दूँ। इस तरह की बातें उन्होंने कही। मधु स्वेटर उठाते हुए भरे गले से, अर्थात ये बातें सुनने के पश्चात मधु को भी बुरा लगा, उनको भी बहुत दुख हुआ और गला उनका भर आया। तो उन्होंने कहा आप नाहक हर बात को अपनी ओर ले जाते हैं। नाहक मीन्स बेकार। अपनी कल्पना से मेरे दिल में वे बातें देखते हैं जो मैं स्वप्न में भी नहीं सोचती। अर्थात आप अपने दिल के अंदर ऐसी बातें देखते हैं जो मेरे सपने में भी नहीं है। मुझे आपसे घृणा है या नहीं?
इसे मैं नहीं जानती हूँ, पर आपको मुझसे ज़रूर घृणा है। आपने मुझसे शादी कर ली, मैं जानती हूँ। क्यों कर ली यह भी जानती हूँ, लेकिन विवाह के लिए आपका तैयार हो जाना ये नहीं बताता कि आपको मुझसे नफरत नहीं। इसका क्रोध चाहे अब आप मेरी सफाई पर निकाले, चाहे मेरी पोशाक या मेरे स्वभाव पर। उन्होंने कहा कि अब मुझे लग रहा है कि मैं तुमसे घृणा नहीं करती, लेकिन आप मुझसे घृणा करते हैं। मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आपने शादी कर ली, क्यों कर ली, और विवाह के लिए आपका तैयार हो जाना, और इस तरह से आपस में वो सफाई संबंधित बातें होती है और एक दूसरे के प्रति उनमें एक तरह से विश्वास हटता जाता है। वसंत चुप हो जाता है। वसंत ने कहा तुम, इस बात को लेकर फिर वसंत ने कहा मेरा ख्याल था मैं आपको सुख पहुंचा सकूंगी। मधु ने कहा मेरा ख्याल था मैं आपको सुख पहुंचा सकूंगी, आपके अव्यवस्थित जीवन को व्यवस्था दिखा दूंगी, किंतु मैं देखती हूँ कि मेरे समस्त प्रयास विफल हैं। मेरे जितने जो प्रयास थे सारे बेकार गए। आपको इस गंदगी, इस अव्यवस्था में सुख मिलता है। आपको मेरी व्यवस्था, मेरी सफाई बुरी लगती है। मैं अपनी दुनिया में न रहूँगी, मैं आपकी दुनिया में न रहूँगी, मैं आज ही चली जाऊँगी। उठ खड़ी होती है। टेलीफोन की घंटी बजती है। टेलीफोन की घंटी बजती है। उठ खड़ी होती है, टेलीफोन की घंटी बजती है। वसंत जल्दी से जाकर चोंगा उठाता है। वसंत, हेलो हेलो, जी जी। मधु नौकरानी को आवाज़ देते हुए मंगला मंगला स्नान घर की ओर से दरवाजे से आती है। जी बीबी जी। मधु, मेरा बिस्तर तैयार कर और मेरा ट्रंक इस कमरे में ले आ। मंगला, बीबी जी आप। मधु ने कहा मैं जो कहती हूँ उठा ला। मंगला चली जाती है। वसंत, जी जी बहुत अच्छा कहते हुए चोंगा रख देता है, टेलीफोन रख देता है और हंसता हुआ आता है। कहने का मतलब इनकी बातों को जानने के पश्चात मधु ने विचार किया अब मुझे यहाँ से अपने मायके चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरी बातें इनको ठीक नहीं लग रही। इतने में क्या है कि वसंत का फ़ोन आ जाता है, और वसंत का फ़ोन आने के पश्चात वसंत उस फ़ोन में बिजी हो जाता है, क्योंकि उनको उस स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह जाना होता है, और वो जी जी हाँ हाँ करते हुए वहाँ आता है। इससे पूर्व, उनके वहाँ आने से पूर्व मधु ने अपनी नौकरानी मंगला को आदेश दे दिया कि जो ये बैठने की व्यवस्था है, बिस्तर वगैरह है, टेलीफोन है, इनको थोड़ा चेंज कर दो। अब देखिए, जब वो अपना सामान बांधने की जब तैयारी कर रही है, इतनी देर में बसंत उनके पास में कमरे से आ जाता है, और बसंत ने कहा मैं कहता हूँ तुम अपना सामान बांधने की सोच रही हो, पहले मेरा सामान तो ठीक कर दो। मुझे पहली गाड़ी से बनारस जाना है, अभी साहब ने आदेश दिया है, अपना सामान बाद में बांधना। हंसता है। इतना कहकर के वो हंसने लग जाता है। पर्दा गिरता है। कुछ क्षण बाद पर्दा फिर उठता है। कमरा वही है, सामान भी वही है, सिर्फ इतना अंतर है कि जहाँ मेज़ थी वहाँ एक पलंग बिछा है, और टेलीफोन उसके सिरहाने एक टिपाई पर रखा है। मेज़ ड्रेसिंग टेबल की जगह चला गया, और श्रृंगार की मेज़ अपनी कुर्सी के साथ दाएं कोने में सरक गई। कहने का मतलब हुआ कि जब मधु ने वसंत की बातें सुनी तो उन्होंने सोचा कि इस सामान को इस तरह से व्यवस्थित कर दिया जिसके कारण इनको कोई तकलीफ़ नहीं हो। उन्होंने क्या है कि उस सामान में फेरबदल किया, उसी कमरे में टिपाई रख दी, वहीं टेलीफोन रख दिया, ड्रेसिंग टेबल के पास में श्रृंगार की चीज़ें रख दी, जिसके कारण जो व्यवस्था वसंत को पसंद आए ऐसी व्यवस्था मधु ने कर दी। पलंग पर मधु लिहाफ घुटनों पर लिए दीवार के सहारे अन्य मस्क अन्न खाते सी आधी बैठी आधी लेटी थी। वो पलंग के सहारा लेकर बैठी थी, आधी लेटी थी, आधी बैठी थी। कुछ क्षण बाद वह कैलेंडर की ओर देखती है। उसकी दृष्टि का अनुसरण करते ही मालूम होता है कि
जनवरी का महीना है और नया साल चढ़ गया है, जिसका मतलब है कि मधु को हम 2 महीने बाद देख रहे हैं। कहने का मतलब वो जो उनके जो पति हैं बसंत, वो तो क्या है कि बनारस चले गए और बीच में 2 महीने हो गए थे और मौसम ठंडा था और ठंड के कारण ही उन्होंने रजाई ओढ़ रखी थी, आधी लेटी हुई थी और आधी बैठी हुई थी। जनवरी के महीने में वैसे भी सर्दी ज़्यादा पड़ती है। बाहर का दरवाज़ा खुला है और तीखी हवा अंदर आ रही है। लिहाफ को कंधों तक खींचते हुए मधु नौकरानी को आवाज़ देती है, मंगला मंगला। क्योंकि जनवरी के महीने में बाहर से ठंडी हवा आ रही थी, बाहर का गेट खुला था, गेट से ठंडी हवा आ रही थी और वो रजाई के अंदर घुसी हुई थी, आधी लेटी हुई थी आधी बैठी हुई थी। उन्होंने नौकरानी को आवाज़ दी, लेकिन आवाज़ इतनी हल्की है कि शायद मंगला तक नहीं जाती। मधु रजाई लेकर लेट सी जाती है। कुछ क्षण बाद मंगला स्वयं आती है। कहने का मतलब वो आवाज़ लगाती है, लेकिन मंगला थोड़ी साइड में थी। मंगला ने क्या है कि मधु की आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन कुछ समय पश्चात मंगला वहाँ आती है। मंगला ने कहा, बीबी जी, ये आप उदास उदास क्यों हैं? मधु लेटे लेटे जरा सिर उठाकर कहा, मंगला, ये किवाड़ बंद कर दो, बर्फ़ सी हवा अंदर आ रही है। मंगला ने किवाड़ बंद करते हुए कहा, मेरी बात का उत्तर नहीं दिया आपने बीबी जी। मधु ने कहा, यूं ही कुछ तबीयत उदास है मंगला। मंगला ने फिर, कोई पत्र आया है बाबूजी का? मधु ने कहा, आया था, शायद आज कल में आ जाएं। मंगला, तो फिर? मधु विशाख से हंसकर, तबीयत कुछ भारी भारी सी है, शायद सर्दी के कारण। दरवाजे पर दस्तक होती है, अर्थात दरवाजे पर आवाज़ आती है। मधु जरा उठकर उठकर थोड़ा बिस्तर के अंदर जो लेटी हुई, थोड़ा उठकर, कौन? सूर्य ने आवाज़ दी है बाहर से, दरवाज़ा तो खोलो। सूर्य और चिंती क्या है कि मधु की बचपन की सहेलियाँ थी, कॉलेज की सहेलियाँ थी। जब सूर्य और चिंती के मामा जी कनॉट प्लेस दिल्ली रहते थे और इसी सिलसिले में उनका आना वहाँ हो गया, तो उन्होंने मन में विचार किया, जब दिल्ली आ ही गए हैं तो कम से कम मधु से भी चल करके मिल लेते हैं। इसी कारण सूर्य और चिंती मधु से मिलने के लिए उनके घर आ जाती है। मधु अपने लिहाफ में अपने बिस्तर में लेटी हुई है, लेकिन वो आवाज़ देती है तो उन्होंने कहा, कौन? उन्होंने कहा, दरवाज़ा तो खोलो। मधु बैठकर, मंगला जरा किवाड़ खोलना। मंगला दरवाज़ा खोलती है, सूर्य और चिंती आती है। मधु रजाई परे करके, जिस रजाई को उन्होंने ओढ़ रखा था उसको थोड़ा साइड में किया। अरे सुन सूर्य, चिंती, तुम यहाँ कैसे? सूर्य ने कहा, आज ही सवेरे यहाँ उतरी हैं। चिंती, माताजी प्रयाग जा रही थी, सरिता बहन का ख्याल था कि दिल्ली भी देखने चले। तो मधु ने कहा, ठहरी कहाँ हो, अर्थात आप रुकी कहाँ हो? तो चिंती ने कहा, कनॉट प्लेस के मलिक चाचा जी के यहाँ, अर्थात हमारे चाचा जी यहाँ दिल्ली में कनॉट प्लेस रहते, वहाँ पर। देर से उनका अनुरोध था कि दिल्ली आए तो आप अवश्य हमसे मिल के जाना। मधु ने कहा, और मुझे पत्र तक नहीं लिखा इतने दिनों से? मैं कह रही थी कि दिल्ली आओ तो, और आप कम से कम मुझे पत्र तो लिखती, दिल्ली आओ तो मैं तुम्हारी व्यवस्था करती। सुरो, सबसे पहले तुम ही से मिलने आई है। माताजी कहती थी कुतुब मीनार। चिंती ने कहा, मैंने कहा कुतुब मीनार एक तरफ, मधु बहन एक तरफ। उन्होंने कहा कुतुब मीनार एक तरफ है और मधु बहन एक तरफ है, इसीलिए हमने फैसला किया, विचार किया, दिल्ली उतरते ही हम सीधी आपके पास आ गई। मधु का लगाती है, जोर से हंसती है। सुरो, और फिर 2 घंटे से मारी मारी फिर रही हैं तुम्हारी तलाश में। उन्होंने कहा, चिंती ने कहा, 2 घंटे से, सुरो ने कहा कि 2 घंटे से आपकी तलाश में मारी मारी फिर रही है, अर्थात आपका घर हमें नहीं मिला। मधु ने कहा, लेकिन पता तो मेरा पता तो यहीं का था ना, तो आपको ढूंढने में 2 घंटे कैसे लग गए? चिंती ने कहा,
सुरो बहन भूल गई। इन्होंने तांगे वाले को भैरू के मंदिर चलने के लिए कह दिया, अर्थात भैरू मंदिर तो वहाँ से दूर ही था, भैरू मंदिर के चलने के लिए कह दिया। हम भैरू मंदिर चले गए। बाद में पता लगा कि आपका घर तो पास में है, तो हमें क्या है कि ढूंढने में बड़ी समस्या आई। उन्होंने तांगे वाले को भैरू के मंदिर चलने के लिए कह दिया। मधु आश्चर्य से, भैरू मंदिर? चिंतन का और तांगे वाले ले गया सब्जी मंडी, कहीं 30,000 के गिरजे के पास। मधु ने कहा, गिरजे के पास? जोर से का लगाती है, जोर से हंसती है चिंती अपनी बात जारी रखते हुए। तब इन्हें ख्याल आया कि मंदिर तो हनुमान का है। फिर नई दिल्ली वापस आई। अरे भाई, हनुमान मंदिर के पास में आपका घर था, किंतु उन्होंने भूल से भैरू मंदिर बोल दिया, और जो तांगे वाला था, ऑटो वाला था, हमें भैरू मंदिर ले गया। फिर पता चला अरे मंदिर तो हनुमान का है, तब जा कर के हम आपके पास आ पाई। इस तरह से क्या है कि हमारा समय काफ़ी लग गया, लगभग 2 घंटे हमारे खराब हो गए। इस बात को सुनकर के फिर मधु जोर से हंसती है और सूर्य कहती है, और तब पता चला कि हम लोग तो यहीं यूं ही परेशान होते रहे हैं, घर तो तुम्हारा पास ही था। मधु ने कहा, तुम लोग भी, मैं कहती हूँ अर्थात तुम लोग भी इस तरह से मजाक करते हो, तुम लोग भी अपनी आत्म से बाज नहीं आते, ढाने थे, और जो से हंस पड़ती है। सूर्य ने फिर कहा, ये इतना हंसना तुम कहाँ से सीख गई? तुम तो थी जन्म की सीढ़ी। क्योंकि सुरोर चिंती उसको अच्छी तरह जानती थी। सुरोर चिंती मधु को अच्छी तरह जानती थी। वो हंसती नहीं थी, गुमसुम रहती थी, कम हंसती थी। लेकिन जैसे सुरोर चिंती की बातें उनके सामने आई कि वो किस प्रकार से इनके घर आना चाहती थी, और तांगे वाले को ऑटो वालों के उन्होंने भैरू मंदिर बता दिया, और भैरू मंदिर चली गई, जबकि हनुमान जी का मंदिर था, और भैरू मंदिर पहुंच गई। इस प्रकार से उनको किस समस्या का समाधान करना पड़ा, किस तरह से उनके सामने कितनी समस्या आई, इस बात को जान करके जैसे जोर से हंसी, तो सुरोर चिंती ने कहा, अरे आप तो जन्म की सीढ़ी थी, अर्थात आप तो कभी हंसती नहीं थी, और इस तरह से क्या आप हंस रही है? इस तरह से उनको हंसते हुए देखा करके उनको अचंभा हुआ। तो क्या कहा उन्होंने, ये इतना हंसना तुम कहाँ से सीख गई? तुम तो थी जन्म की सीढ़ी, अर्थात तुम तो जन्म से ही बिना हंसने वाली थी। इतना हंसना तुम कहाँ से सीख गई? फिर चिंती ने मजाक करते हुए कहा, भाई साहब ने सिखा दिया, इतने ज़ोर से कहे के लगाना कहाँ है वे, अर्थात आपको तो सुनाता नहीं था, और भाई साहब ने सिखा दिया होगा। और फिर कहा कि वो कहाँ पर हैं? मधु ने कहा, बनारस गए हुए हैं 2 महीने से, वहाँ के फर्म का मैनेजर बीमार पड़ गया था, शायद आज कल में आ जाए, अर्थात वहाँ गए हुए हैं, उनको गए लगभग 2 महीने हो गए, आज कल में आने वाले हैं। चिंतन का, अच्छा, अच्छे तो हैं, अर्थात आनंद से तो हैं, मधु अच्छे हैं, मौज में हैं, लेकिन तुम खड़ी क्यों हो? इधर आ जाओ बिस्तर पर। नौकरानी को आवाज़ देती है, मंगला मंगला, अर्थात तो दोनों खड़ी थी सुरोर चिंती। उन्होंने कहा, अरे आ जाओ बिस्तर के अंदर। अब जैसे बिस्तर की बात करती है तो उनको पता है कि मधु तो पसंद नहीं करती थी, किसी को रजाई में नहीं बिठाती थी जब तक उसके पाँव न धो दिए जाए। सुरोर चिंती कुर्सियों पर बैठने लगती है, क्योंकि पहले की आदत के मुताबिक, क्योंकि मधु उनके साथ में कैसा आचरण करती है उसके मुताबिक वो कुर्सियों पर बैठने लगती है। तो मधु ने फिर कहा, अरे कुर्सियाँ छोड़ो, बस चली आओ इधर। पलंग पर बैठते हैं लिहाफ लेकर, पलंग पर बैठते हैं रजाई लेकर, क्योंकि मौसम बड़ा ठंडा था, जनवरी का महीना था। लेकिन मेरे पाँव, अर्थात सूर्य ने कहा, मेरे पाँव, अर्थात मेरे पाँव तो गंदे हैं, मेरे पाँव धुले हुए नहीं हैं। हंसकर कहा, और मैं धो नहीं सकती इन्हें। सूर्य ने हंसते हुए कहा कि मेरे पाँव, और मैं इस समय धो नहीं सकती क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है। मधु ने कहा, अरे क्या हुआ है तुम्हारे पाँव को? जुराबें तो पहन रखी है तुमने, अर्थात तुम्हारे पैरों को क्या हो गया? तुमने जुराब तो पहन रखी है ना। चिंती ने, पर तुम्हारा बिस्तर, अर्थात तुम्हारा बिस्तर तो गंदा हो जाएगा। तो मधु ने कहा, कुछ नहीं होता बिस्तर को, मेरे बिस्तर का ख्याल छोड़ो, बस चली आओ इधर। ये किवाड़ बंद कर दो, बर्फ सी हवा अंदर आ रही है। मंगला आती है। मंगला ने आकर कहा, आपने आवाज़ दी थी बीबी जी। मधु ने कहा, मंगला चाय बना कर लाओ। चिंती किवाड़ बंद कर देती है, तीनों घुटनों पर लिहाफ लेकर आराम से बिस्तर पर बैठ जाती है। सूर्य ने कहा, पुष्पा की शादी हो रही है अगले महीने, उनकी कोई बचपन की कोई सहेली होगी,
उनके बारे में मधु से कहा, पुष्पा की शादी और अगले महीने। मधु ने हंसते हुए कहा, चौंक कर खुशी से कहा, लेफ्टिनेंट वीरेंद्र के साथ। चिंती, ये लमटीक सा आदमी और जोर की हवा चले तो उड़ता चला जाए। मैं तो सोचती हूँ कि उसे पुष्पा जैसी मोटी मोटल्लों से प्रेम भी हुआ तो कैसे, अर्थात वो आदमी तो दुबला पतला है और पुष्पा मोटी है, एकदम मोटी मोटल्लो है, तो इस प्रकार से इनका प्रेम कैसे हुआ। इनकी बातों को जान करके जोर से हंसती हैं सभी। मधु, और मैं इस बात पर हैरान हूँ कि पुष्पा उसे पसंद ही कैसे करती है। चेहरे पर तो उसके मनसूहियत बरसती रहती है और मालूम होता है जैसे। चिंती ने उसका जवाब देते हुए कहा, वर्षों स्नानघर का मुंह नहीं देखा है, अर्थात उन्होंने पूरा वर्ष निकल गया, स्नानघर का मुंह नहीं देखा है, अर्थात इतने दिन से स्नानघर की तरफ गई नहीं। सब हंसती है। मंगला चाय की ट्रे लाती है। मंगला, कहाँ लगाऊं चाय बीबी जी, अर्थात ये मंगला, सुरो, चिंती ये आपस में चर्चा करती है, आनंद लेती है। और उन्होंने क्या है कि बचपन की जो उनकी सहेलियां थी उनकी चर्चा भी करती है, क्योंकि तीनों जब एक जगह बैठ गई तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और उन्होंने अपने बचपन की सहेली की चर्चा भी की, और इसके अलावा कि किस प्रकार से पुष्पा ने मोटी थी किंतु उसने कैसे पसंद किया, उसका पति दुबला पतला था, उसके बारे में चर्चा की, जिसके कारण उनका आनंद और बढ़ सके और उस चाय की चुस्की का आनंद और ले सके। इस प्रकार से मधु और सुर और चिंती और मंगला उनको चाय ला करके देती है, और वहीं बैठ करके बिस्तर के ऊपर ही उन्होंने चाय नाश्ता किया, चाय वगैरह पी और जीवन की अनेक बातें हो पाई। आज सिर्फ इतना ही। थैंक यू। ओके, बाकी कल